नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। हम जंग के हालात से गुजर रहे हैं, यह बात आपने सुनी है, और सामना एक ऐसे शातिर दुश्मन से है जो चीन से ज्यादा चालाक और पाक से ज्यादा नापाक है। इन्हीं दोनों से युद्ध हुआ है। चूंकि यह ऐसा दुश्मन है जो हर पल अपने पैंतरे बदल रहा है, हमले के पैंतरे बदल रहा है, रणनीति बदल रहा है, लक्षण बदल रहा है। ऐसा लगता है कि इंसान की हर कमजोर नब्ज की जानकारी से है, और इसके चलते पैदा हुआ है दहशत का अंधेरा। इसी अंधेरे का मुकाबला कर रही हैं रोशनी की कुछ किरणें, हमारे कोरोना वॉरियर्स। लेकिन इन सब में जिनका सीधे मौत से मुकाबला है वो है हमारे धरती के भगवान, जो मौत के मुंह से जिंदगी को खींच कर ला रहे हैं। आज उम्मीद की इसी आखिरी किरण से बातचीत भी करेंगे, संकट नहीं समाधान पर बातचीत भी करेंगे। शुरू करते हैं यह खास प्रोग्राम। माना कि अंधेरा घना है, पर चिराग जलाना कहां मना है, यह बार बार कहा गया। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या स्थिति है डॉक्टर्स की, कैसे वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी कमियां हैं, कैसे उनका मनोबल, मनोस्थिति, मनोदशा लगातार बदल रही है, इस पर भी बातचीत होगी। बड़ी खबरों पर भी नजर रहेगी, इस बात पर भी नजर रहेगी कि सद्बुद्धि कुछ लोगों में क्यों नहीं आती। क्या सद्बुद्धि को कुछ लोगों ने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन खास बातचीत होगी, डॉक्टर्स के साथ चर्चा होगी। तो 6000 के पार जा चुका है यह आंकड़ा, 6761। ये वो स्थितियां, ये हॉटस्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं, देश के हॉटस्पॉट। इंदौर भी इसमें शामिल हो चुका है। मृत्यु दर तेजी से बढ़ती हुई। इटली की अगर बात कर ली जाए, एक महीने बाद किस तरीके की स्थिति इटली की थी, क्या वैसी स्थिति में भारत जा रहा है? क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ा है? क्या हम थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल, इन सवालों से, इन आंकड़ों से डरना बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस से बिल्कुल नहीं डरना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। इसका मुकाबला सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसका मुकाबला सिर्फ धर्मगुरु नहीं कर सकते, इसका मुकाबला सिर्फ कोरोना वॉरियर्स नहीं कर सकते। इसका असल मुकाबला करेंगे आप लोग, अपने घरों में रहकर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड बचाने के लिए जो जल्दबाजी, जिस होड़ में आप लगे रहते हैं, चाहे सामान खरीदना हो, राशन लेना हो, बैंक में जाना हो, इस हड़बड़ी को जरा घर पर छोड़कर आइए, वरना मौत आपका इंतजार कर रही है। इस बात का ध्यान रखिए। इस ग्राफिक्स पर भी नजर रखिए। पूरे भारत के ये हॉटस्पॉट है, इसमें इंदौर शामिल है। मध्य प्रदेश में भी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, खंडवा है, इंदौर है, बड़वानी है, भोपाल है। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में भोपाल का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया है, लेकिन उस अच्छे काम के साथ विरोधाभासों का एक लंबा सिलसिला है। क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिल पाएगा, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आपको मिलेंगी और क्या क्या गैर जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्या क्या गैर जरूरी चीजें नहीं मिल पाएंगी, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। जो नहीं मिलेगा उसके लिए आपको फोन लगाना है। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल सामाजिक हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल सवाल भी उनसे हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, आप दोनों का स्वागत है। आपसे चर्चाएं करेंगे, थोड़े सामाजिक सवाल भी होंगे, थोड़े टेक्निकल सवाल भी होंगे, और इसी को लेकर ये चर्चा आगे बढ़ेगी। सबसे पहले गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे, तेजी से बदलते लक्षण के बीच डॉक्टर्स के लिए भी मुसीबत बढ़ रही है, क्या कहेंगे? कोरोना संक्रमण के चलते पैरामीटर ने गाइडलाइन दी है जी। कुछ आवाज की तकनीकी दिक्कत है सर,
फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क आपसे बेहतर हो। डॉक्टर पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पांडे, सवाल मेरा ये कि वही सवाल रहेगा, चुनौतियां बढ़ रही हैं और बहुत तेजी से कोरोना के लक्षण बदल रहे हैं, नए नए सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए सर? बिल्कुल, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे हूं। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और हॉस्पिटल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। तो ये जवाब को आंसर करने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट प्रिसाइसली बताता हूं कि हमारे जो कोरोना की बीमारी है, इसके करीब करीब 40 से 50% मरीज सिम्टम लेस होते हैं, मतलब इनमें कोई भी किस्म के हमें लक्षण नहीं मिलते। तो हमें एक तरीके से हर मरीज जिसको हम देख रहे हैं उसको ये मान के चलना है कि ये इन्फेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, प्राइवेट अस्पतालों में भी हमने एहतियात बरती हैं। फीवर क्लिनिक्स बनाने के लिए, मरीजों को चिन्हित करने के लिए अस्पताल के बाहर, जैसा कि हमें निर्देश मिला है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर का, फीवर क्लिनिक्स, फीवर रूम्स बनाए हैं। मगर सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि जो पीपीई होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिससे डॉक्टर कोरोना की बीमारी से बचता है। देखिए, डॉक्टर कोरोना की बीमारी से डर नहीं रहा, लेकिन अगर एक डॉक्टर संक्रमित होता है तो आपने कई न्यूज रिपोर्टों में देखा है वो बहुत सारे अपने दूसरे पेशेंट्स को संक्रमित कर सकता है। तो पीपीई की, N95 मास्क की अभी बहुत ज्यादा कमी है। प्राइवेट सेक्टर्स में ये मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। अलग अलग जगह के कलेक्टर्स का आदेश है, कहीं वो बोल रहे हैं क्लिनिक बंद करिए, कहीं वो बोल रहे हैं क्लिनिक खोलिए। अभी काफी एस्मा लागू हो चुका है मध्य प्रदेश में, आप जानते होंगे। इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, बट प्राइवेट क्लिनिक्स जहां की सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, जहां पीपीई नहीं है, जहां पे मरीज और डॉक्टर दोनों खतरे में हैं, वहां पे सेवाएं देना बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारे सारे अस्पतालों ने इमरजेंसी सेवाएं देती रही हैं हमेशा। आज मेरे अस्पताल में भी 3 ऑपरेशन हुए सुबह से, बट रेगुलर ओपीडी चालू करना मेरे हिसाब से बिना एहतियात के खतरनाक हो सकता है जी। और ये तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है पांडे साहब कि जब आखिरी उम्मीद के तौर पर हमारे पास जी सिर्फ डॉक्टर्स बचे जी, तभी और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 2 डॉक्टर्स हैं, हालांकि वो निजी प्रैक्टिस कर रहे थे, पर डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो मरीजों से संक्रमित हो सकता है। नुकसान हुआ ये, कुछ डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। बिल्कुल, तो ये स्थिति और खतरनाक हो रही है। भाई साहब, मैं साफ बोलने के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं आपको एक साफ बात बताता हूं। ये एक जंग है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 2 था, वैसे ही ये वर्ल्ड वॉर 3 है। और मेरी पर्सनल निजी ओपिनियन में चाइना ने ये वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया के ऊपर लाई है। वर्ल्ड वॉर में किसी में भी आपके जो जनरल होते थे, जो ब्रिगेडियर होते थे, इनको प्रोटेक्ट किया जाता था, इनको फ्रंट लाइन पे नहीं भेजा जाता था। अभी क्योंकि डॉक्टर से परामर्श करके पूरे ठीक से योजनाएं नहीं बन रही हैं, तो कई डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स की भी कैटेगरी होती है, एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एक सुपर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। किस डॉक्टर को कहां पे डिप्लॉय करना है, कहां पे उसको पदस्थ करना है, इस पे क्लैरिटी नहीं हो। अगर आपके मेन डॉक्टर ही ग्रसित होके क्षतिग्रस्त होने लगे और आपके पास डॉक्टर नहीं बचे जो आपके कॉम्प्लिकेटेड कोरोना मरीज को आगे कोरोना के रोकथाम को लेके गाइडलाइंस बनाने से लेके सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो अपन बहुत बड़ी कठिनाई में पहुंच जाएंगे। तो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है इस टाइम। जी जी जी। डॉक्टर गुप्ता से भी हमने संपर्क कोशिश की है, थोड़ा साफ हो जाए। डॉक्टर गुप्ता, पहला सवाल तो यही, तेजी से बदल रहे हैं सिम्टम्स, इन सब के बीच क्या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? एक बात। दूसरा, कि बतौर डॉक्टर क्या समस्याएं पेश आती हैं? हम लोगों की तो आखिरी उम्मीद आप हैं, और जैसे कि डॉक्टर पांडे भी कह रहे हैं, मतलब कोई इसमें गुरेज नहीं है कि मैं उन्हें ब्रिगेडियर पांडे भी अगर कह दूं तो। क्या गुप्ता साहब आपको नजर आता है कि कितनी बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो WHO और ICMR की जो गाइडलाइन आई है सोशल डिस्टेंसिंग की, या हमको लॉकडाउन में रहने, चलिए, आवाज साफ नहीं हो पा रही, संभवतः सिग्नल की दिक्कत है, और यही वजह है कि हालांकि गुप्ता साहब ने जवाब अपना शुरू किया था। डॉक्टर पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे साहब, एक सवाल है, अब चूंकि अपने देश में दिक्कत यह है कि महानगरों में हम दिखा रहे हैं फिल्म थप्पड़ और वो ब्लॉकबस्टर हो जा रही है,
उससे इतर हमारे कस्बाई इलाके हैं जो इस संकट काल में वहां से खबरें आ रही हैं कि साहब कुछ लोग कुछ गैंगरेप के मामले वहां से सामने आ रहे हैं। मैं शिक्षा का विरोधाभास और वो गहरी खाई आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो मिसाल मैंने दी। सवाल मेरा ये कि जैसे ही हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आइसोलेशन, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ज्यादातर आदमी डर जाता है। इससे थोड़ा सा और सहज करें। आइसोलेशन को लेकर मैं आपको कॉमन फिनोमिना बता रहा हूं कि साहब एक सफेद कलर की काल कोठरी होगी, पता नहीं खाना भी नीचे से सरका के दे देंगे, क्या करेंगे हमारे साथ, क्या नहीं करेंगे। इसे लेकर क्या आप दर्शकों को सहज कर सकते हैं डॉक्टर पांडे? देखिए आइसोलेशन शब्द जब आता है बीच में तो लोगों के मन में एक भय का वातावरण बनना एक नेचुरल है, कुछ एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन उनको समझना है ऐसा नहीं है। आपको आइसोलेशन में आपके फायदे के लिए ही, और आप इस संक्रमण को इस कदर ना फैला दें कि ये कंट्रोल के बाहर ना निकल जाए, इसलिए भेजा जा रहा है। आइसोलेशन में WHO द्वारा दिए गए, ICMR द्वारा दिए गए सारे मापदंड फॉलो किए जाते हैं। आइसोलेशन में आपको डॉक्टर नर्स बार बार आके देखते हैं, आपको जिन दवाइयों की जरूरत है वो देते हैं, और सबसे मेन बात है आपकी मॉनिटरिंग करते हैं। जबलपुर जहां से मैं हूं, वहां का जो पहला संक्रमित केस हुआ था, मैं नाम जानबूझ के नहीं लेना चाहूंगा, नाम आप लोग जानते हैं, वो ठीक ठाक केवल आइसोलेशन की वजह से बाहर आ पाए। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जितने लोग उनके द्वारा संक्रमित थे उनको लाया गया, और इसी कारण अभी थोड़े दिन पहले एक 9th केस आया, नहीं तो जबलपुर में 12 दिन से कोई भी नया केस नहीं था। तो जितने लोग आइसोलेशन में गए उनको भी मैं उतना ही बड़ा सैल्यूट दूंगा जितना मैं कोरोना वॉरियर्स को देता हूं। और निश्चिंत रहें, आपकी पूरी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, आपसे बातचीत की जाती है, आपको जिन जगहों पे सुविधाएं हैं टीवी मुहैया कराया जाता है, 90% लोगों के पास उनका मोबाइल भी रहता है, उनसे बातचीत करके मानवीय आधार पे मानव अधिकारों की इज्जत करते हुए आइसोलेशन किया जाता है। और ये विश्व भर में एक ही मापदंड में हो रहा है। ऐसा नहीं कि जबलपुर का आइसोलेशन अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, सब जगह का एक नियमित मापदंड के हिसाब से हो रहा है आइसोलेशन। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है जी। और आपकी जान के लिए, और सबसे बढ़ के आपकी परिवार की जान के लिए यह जरूरी है। एक जो जर्मनी का 31st केस था, उसने 3000 लोगों को संक्रमित किया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आप आइसोलेशन में नहीं गए और घूमते रहे तो आप 3000 सुपर स्प्रेडर बन सकते हो कोरोना के। अपन ने अभी एक और इंसिडेंट दिल्ली के निजामुद्दीन में देखा ही, किस तरह से आइसोलेशन में नहीं जाने से स्प्रेड हुआ। तो अपन अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करें, बट अपने साथ वालों की, देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, इनकी चिंता तो करनी ही पड़ेगी आपको, जाहिरा तौर पर। एक और बात जो आपने अभी जो याद दिलाई, उसको लेकर भी मेरा सवाल रहेगा। गुप्ता सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, आप जवाब दें जो मैंने पहले सवाल किया था लक्षणों को लेकर, और दूसरा फिर मेरा सवाल रहेगा। सर, गुप्ता सर प्लीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन आती हैं, उसको सामाजिक स्तर पर फैलाना बहुत जरूरी है। न केवल डॉक्टर्स बल्कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों को बताएं कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोरोना के संक्रमण से संबंधित लक्षणों की, तो वो आप अपने फैमिली फिजिशियन से बताएं, और वो जरूरी होगा तो आपकी जांच भी करवाएंगे। इसमें गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है कोरोना संक्रमण में किस मरीज की करानी है, लेकिन बहुत जरूरी यह है कि आप अपने घरों से न निकलें, सार्वजनिक स्थलों में न जाएं। मास्क का उपयोग, अब फिर से गाइडलाइन जो संशोधित की गई है उसमें कपड़े के मास्क आपके पास घरों में जो बने हुए हों वो लगा कर ले जाएं। कैसे छींकना है, ड्रॉपलेट ऑफ फोमाइट के इन्फेक्शन के बारे में अभी सभी लोग भली भांति परिचित हैं, कैसे छींकना है, कैसे खांसना है, कुहनी को पास ले जाकर खांसना है। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने लक्षणों को न छुपाएं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अभी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक सभी प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और आप यदि चाहें तो उसे किसी प्रकार का टेली कंसल्टेशन या व्हाट्सएप कंसल्टेशन भी अपने फैमिली फिजिशियन से कर सकते हैं, या मेडिकल काउंसिल और हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन में संशोधित किया गया है। आप लक्षणों को साझा करें ताकि आपकी जांच और इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। जहां तक डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन की बात है, जो पीपी किट और N95 मास्क है वो सभी जगह कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिनके लिए वो बने हैं
उनको उपयोग करने के लिए दिया जाए, न कि दूसरे लोग उपयोग करें। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थलों में जिनको जरूरत नहीं है, जो नॉन मेडिको हैं, गैर चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, वो ऐसे मास्क लगाए घूम रहे हैं जो वास्तव में डॉक्टर्स के पास होने चाहिए। तो ये एक प्रेशियस रिसोर्सेज है, जो बहुत कीमती रिसोर्सेज है, जो डॉक्टर्स को जरूरी है उनको लगाने दी जाए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो कोई नेता अगर पीपीई किट पहन रहा हो या उसके पास अच्छा मास्क हो तो वो उससे मना कर सकता है। वैसे भी नेताओं से शायद कोरोना भी डरता होगा। खैर, उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो सवाल जवाब के सिलसिले बहुत लंबे चलने वाले हैं। आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, फिर इस चर्चा को हम और सोशल करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम आमतौर पर खांसते हैं ऐसे, अगर आप ऐसे खांसेंगे तो संक्रमण का खतरा और कम होगा। अब ये कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, ये तमाम जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं, छोटी छोटी जगहों पर ये ऐड पहुंच रहे हैं। फिल्म देखने के लिए आपके पास मोबाइल है, लेकिन लक्षणों को जांच करने के लिए, उनके पोस्टर देखने के लिए क्या आप कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक देश तो सिर्फ आदतें बदलकर जीत गया है कोरोना से, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बेहद दिलचस्प चर्चा इस वक्त चल रही है। दोनों खास मेहमान डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आदतों को बदल लीजिए, खासतौर पर तेलंगाना में। अब अगर आप थूकेंगे, पिचकारी से पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कड़ी धाराओं के तहत आप पर मामला दर्ज होगा। इससे भी कोरोना स्प्रेड होता है। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल मेरा, और बहुत शॉर्ट में अगर जवाब मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। टेस्ट किट को लेकर स्थितियां जो बनी हैं, शुरुआत में जैसे जो आंकड़ा था बाहरी देशों की तुलना में, मसलन 10 लाख पर 12,000 बाकी देशों का है, हमारा 10 लाख पर तकरीबन 103 के आसपास था। क्या अब टेस्ट किट की अवेलेबिलिटी बढ़ी है या इस व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है? सर, डॉक्टर गुप्ता प्लीज। देखिए, टेस्ट किट की अवेलेबिलिटी जितनी अभी वर्तमान में जरूरत है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। हम टेस्ट किट को जितना कम उपयोग केवल मरीजों के इंडिकेशन के लिए चिकित्सक के अनुसार करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। यह उतनी ही शॉर्ट है जितने N95 मास्क और पीपीई किट। इसकी गाइडलाइन जो अभी बताई जा रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जो रैपिड टेस्ट किए जाएंगे, मुझे लगता है उनके फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं। इसको उपयोग करने के बजाय जो विदेश से टेस्ट किट मंगाई गई है वो उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी भारत में अभी ऐसा संक्रमण नहीं फैला है जिसके कारण हमें बहुत टेस्ट किट की जरूरत है, उसमें अभी समय है। समय रहते सरकार यदि प्रबंध कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। समय रहते सरकार प्रबंध कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। टेस्ट किट को लेकर यही सवाल डॉक्टर पांडे से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर पांडे, एक सवाल तो टेस्ट किट से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन मेरा रहेगा। पहले पांडे साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, हम डॉक्टर्स को कैसे बचाएं? पीपीई और N95 इस मास्क की बात तो सर ने कर ली है, गुप्ता साहब ने कर ली है। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। इस पूरे कोरोना संकट काल का एक दूसरा पहलू है, दरअसल मैं उस तरफ थोड़ा सा अपने दर्शकों को ले जाना चाह रहा हूं। मुफ्ती फयाज आलम साहब, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फयाज आलम साहब, बहुत जरूरी हो गया है आज आपसे चर्चा करना। बार बार ये तस्वीरें आ रही हैं, इसके आप लोग अपील कर चुके हैं, आप लोग कह चुके हैं कि इबादत घरों में रहकर करें, लेकिन ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 40 लोग 20 लोग इकट्ठे मस्जिद में इकट्ठे हो रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। ये बहुत कठिन दौर है। फयाज आलम साहब, आलम साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आलम साहब से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर पांडे, मेरा पूरा सवाल आपने सुना, मैं आपसे जवाब चाहूंगा प्लीज। बात में आपने जो मेरे से पूछा था कि डॉक्टरों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं यही बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट करके, डॉक्टर से परामर्श करके उनके क्लिनिक्स को खुलवाएं। अपन सीधे आदेश पारित ना करें, डॉक्टरों के सहयोग के बिना ये होना संभव नहीं है। तो एस्मा लगाना, सीधे बिना तैयारी के क्लिनिक खुलवा देना, इससे संक्रमण और बीमारी के बढ़ने के खतरे हैं। तो आप IMA से, जो हमारे संगठन है, उनसे, हम लोग सब इस समाज के ही भाग हैं, हम लोग सब समाज की मदद करना चाहते हैं। हमारे अस्पताल डे 1 से खुले हैं। जो छोटे क्लिनिक्स बंद किए गए हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। आप आज खुलवा दीजिए भाई साहब, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि जो संक्रमण पे हम अभी जीत पाते दिख रहे हैं, वो संक्रमण में हम हार के कगार पे खड़े हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका टेस्ट को लेके था, मैं गुप्ता साहब की ओपिनियन के साथ अग्री करता हूं, टेस्ट की कमी है। मैं
एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, तो मैं ये बताने की कंडीशन में नहीं हूं कि टेस्ट की अभी जरूरत है कि नहीं। हाँ, जो आपने बहुत अच्छा बताया कि साउथ कोरिया, जहां पे इस बीमारी पे बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रोल पाया, वहां पे पर मिलियन मतलब हर 10 लाख पे हजारों में 6 से 10 हजार के बीच में टेस्ट हो रहे थे। भारतवर्ष में 50 से लेके 100 के बीच में हो रहे हैं, और देहात में तो वो 2 या 3 है पर 10 लाख। ये तो अपन शहर के आंकड़े बता रहे हैं। तो जो प्रिवेलेंस टेस्टिंग होती है, प्रिवेलेंस टेस्टिंग मतलब जहां कोई सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, हम जाके पता कर रहे हैं कि कोरोना कहां कहां फैल चुका है, वो मेरे ख्याल से अभी भारत में नहीं हो रही है। इसकी जरूरत है नहीं है, इसका एक्सपर्ट मैं नहीं हूं, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले टेस्टिंग में हम बहुत पीछे हैं। आइसोलेशन सिर्फ लॉकडाउन जो है, सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। लॉकडाउन के साथ जब हम टेस्टिंग करेंगे तब हम कोरोना पे विजय पा पाएंगे। ये सारे इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स का कहना है। जी, एक बात और, मैं जबलपुर के संदर्भ में जब भी आती है, कल भी जो 2.5 लाख किट आने वाले थे वो नहीं आए। जी, मैं आपको जबलपुर को लेकर मेरा सवाल रहेगा। एक बार फिर से मुफ्ती फयाज आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत जरूरी हो गया है इस चर्चा में आपको शामिल कर लेना। दरअसल पूरे कोरोना संकट काल को लेकर ये चर्चा है, डॉक्टर्स पर खास तौर पर नजर है। मैं आलम साहब आपसे ये समझना मैं ये चाह रहा हूं कि बार बार आप लोगों की अपील के बावजूद इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं कि मस्जिद में 30 से 40 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नमाज अता कर रहे हैं? क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या ये दिक्कत क्यों आ रही है? जी आलम साहब। जी आराम से। जी आलम साहब, आप मेरा सवाल सुन पाए? जी बोलिए बोलिए। जी, मेरा सवाल यह है, बार बार आप लोग अपील कर रहे हैं, शहर काजी अपील करते हैं, मौलाना अपील करते हैं, बावजूद इसके मस्जिद में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है, इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। कहां मिस्टेक है आलम साहब? जी, मेरे ख्याल से, मेरी नजर में तो अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं गुजरा है कि काजी साहब के ऐलान के बाद और हुकूमत के ऐलान के बाद मस्जिद में भीड़ इकट्ठी हो रही हो। मेरे इल्म में जहां तक बात है वो ये कि 4-5 आदमी ही मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। जी, दरअसल सागर से, छिंदवाड़ा से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, दूसरे राज्यों से भी आई है, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। कुछ लोगों में ये परसेप्शन भी है, कि साहब इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस कोरोना से। इसको लेकर शॉर्ट में अगर आप एक अपील कर दें आलम साहब, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि कोरोना से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। इस्लाम ने ये तालीम दी है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। ये कुरान का ऐलान है कि तुम अपने आंख को हलाकत में मत डालो। जो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, भीड़ से नहीं बच रहे हैं, चाहे रोडों पर भीड़ लगाने वाले हों, चाहे बाजार में भीड़ लगाने वाले हों, चाहे मंदिर में भीड़ लगाने वाले हों, चाहे मस्जिद में भीड़ लगाने वाले हों, वो सब बहुत गलत काम कर रहे हैं। उन सबको बचना चाहिए। जी आलम साहब, बहुत देरी से आप जुड़े, माफी चाहूंगा मैं, इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भीड़ लगाने वालों, सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो और इस बात को। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। काफी देरी से हम कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़े। तेजी से बदलते सिम्टम्स के बीच कोरोना आप कितनी बड़ी चुनौती, सवाल नंबर 1। दूसरा, डॉक्टर्स हमारी नेमत है, कैसे उन्हें बचाया जाए? सर देखिए, कोरोना के हर दिन जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उस पर रिसर्च होते जा रही है, हमें ये समझने में आते जा रहा है कि कोरोना के सिम्टम्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शुरुआती दौर पे हमें ये समझ में आया था कि सिर्फ बुखार और छींकें, फिर समझ में आया नहीं जी इसमें सूखी खांसी ज़्यादा कॉमन है, फिर धीरे धीरे इसमें टेस्ट का चेंज होने की बात आई, फिर पता पड़ा डायरिया भी हो सकता है, फिर पता पड़ रहा है कि इसमें ब्रेन संबंधित सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये सिम्टम्स चेंज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए मरीज पाए जा रहे हैं, उस प्रकार से ये कहना बहुत मुश्किल होते जा रहा है कि कोरोना वायरस को हम किसी भी एक सिम्टम में बांध के देख सकते हैं। और ये मुश्किल जो है, ये मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे ये पैर फंसारेगा इंडिया में, वैसे वैसे इस प्रकार के मरीजों को ढूंढना और उनको कोरोना के लिए संदिग्ध बना के जांच करना बहुत बड़ा पैमाना होते जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होते जाएगा। सर्दी खांसी के मरीज को आइसोलेट करके आप सिर्फ सिम्टम्स देखेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, हो सकता है एक डायरिया वाला भी हो, कोरोना की वजह से हो। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है, जो कि डिमोरलाइजिंग न्यूज़ है कि अगर इस प्रकार से कोरोना अपने सिम्टम्स फैलाते जाएगा
तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, लोगों के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए बहुत दिक्कत की बात है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स को जो या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हम कैसे बचा के रखें, कोरोना वायरस की एक खास बात यह है कि वो बहुत तेजी से फैलता है और यही उसका सबसे बड़ा रीजन है डर का और उससे बचने का। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी यूनिट में, कहीं पे भी अगर कोरोना का एक भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उस पूरी यूनिट को या उस पेशेंट के कांटेक्ट में आए हुए पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स को आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये इंडिया में इस प्रकार से जैसे फैल रहा है, अगर वो फैलते हुए फेज 3 में एंटर किया तो हो सकता है आने वाले समय पे आपको ये देखने को मिले कि हर तीसरे दिन, चौथे दिन अगर किसी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव आता है तो उस हॉस्पिटल का स्टाफ ही खाली हो जाएगा। हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैन पावर की कमी बहुत तगड़े से होने वाली है और ये बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, N95 मास्क, स्टरलाइजेशन टेक्निक, प्रिवेंशन, जो भी प्रिवेंशन के तरीके हैं वो ही हैं जो हर किसी व्यक्ति को, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका अभी तक हमारे पास नहीं है। जी जी जी। और ये जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, चाहे पीपीई की बात हो, N95 मास्क की बात हो, बहुत सारे लोगों ने इसे राशन की तरह जमा कर रखा है जबकि उनके लिए कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो जिन्होंने ये राशन जमा कर रखा है वो बहुत खामोशी से जाएं और अपने डॉक्टर्स के पास उसे वापस कर दें, उन्हें ज्यादा जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर्स एकमात्र हमारी उम्मीद हैं। वो लोग भी सुन ले जिन्होंने फला फला कैडर से IAS और IPS के एग्जाम पास कर लिए हैं, इलाज नहीं कर पाएंगे आप, नेमत सिर्फ डॉक्टर के पास है। खैर, डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगा, अग्रवाल साहब मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगा, जैसे ये बात अभी निकल कर आई थी, पांडे सर भी बोल रहे थे या डॉक्टर गिरीश ने भी बोला, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है और सवाल इस वजह से भी ये अहम हो जाता है कि कुछ लोग क्या होता है कि जैसे IAS वगैरह का एग्जाम कर लो तो वो सन 1800 के काल में चले जाते हैं, सामंतवादी व्यवस्था में चले जाते हैं, राजा जैसी फीलिंग अंदर आ जाती है। उस फीलिंग पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, पर जब ऐसे कोई पॉलिसी मेकिंग की जाए तो क्या डॉक्टर्स को उसमें शामिल नहीं किया जाता है? और अगर किया भी जा रहा है तो उनके सजेशंस को क्या अप्लाई नहीं किया जा रहा है? डॉक्टर गुप्ता। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देश ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर टेक्निकल वर्कर्स की अनुभव का लाभ यदि नहीं लिया गया तो बहुत बड़े जनहानि का सामना देश को करना पड़ेगा। हमारे देश में अनुभवी हेल्थ प्लानर्स हैं, जिन लोगों को इस चीज की समझ है, जो उन्होंने लंबे समय स्टडी करके जाना है कि किस प्रकार से इस प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी या आपदा से बचा जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स देश के मित्र हैं। इस वक्त हमको वो पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को सुरक्षित रखा जा सके। वो हमारे वॉरियर हैं और हमें जानना होगा कि वो प्रेशियस रिसोर्सेस अंत तक चले, इसकी जरूरत हो, उन्हें सारी वो चीजें प्रोवाइड की जाएं जिनकी उनको इस समय जरूरत है। और जब तक हमें सुरक्षात्मक उपकरण नहीं दिए जाएंगे, हमारे अस्पताल खाली रह जाएंगे और वहां पर काम करने वाले वर्कर्स नहीं रहेंगे। मेरी जो लोग पॉलिसी मेकर्स इस बात को सुने और वो समझें कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमने स्टार्ट करने में देरी की है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अलग अलग वर्गों में फैल रहा है, वहां पर कंटेनमेंट की बहुत जरूरत है। हम देश के अंदर ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज की कमी जरूर है, लेकिन टेक्निकल वर्कर्स की कमी जरूर नहीं है। भारतीय डॉक्टर्स का ब्रेन अभी विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और मैं समझता हूं कि यदि उनको ठीक से उपयोग में लाया जाएगा तो हम ये युद्ध जीतने में किसी प्रकार की देरी नहीं करेंगे। जी जी, बिना जो वेपन है उसके हम जंग जीतने को बोल रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहे हैं ना। दिक्कत ये हो जाती है कि हम सैनिकों को भेज भी रहे हैं, सैनिकों से कह रहे हैं जीत भी लाकर दे दो। ये सब ऐसा लगता है कि वो हॉलीवुड की फिल्म 300 देखकर डिसीजन मेकिंग में बैठ जाते हैं। डॉक्टर पांडे, सवाल मेरा ये कि जबलपुर ने बहुत बेहतर काम किया। मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश में जब संक्रमण की शुरुआत हुई थी, जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई, तत्काल
लॉकडाउन या उस दिन के दौर में उसे कर्फ्यू कहा गया था, वो लगाया गया और अभी बेहतर परिणाम जबलपुर से मिल रहे हैं। क्या हम एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं करते हैं, वो भी एक बड़ी वजह है? जबलपुर ने बहुत अच्छे से काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी, देखिए आपने बहुत मेरे बोलने के लिए बहुत कम छोड़ा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला है। फिल्म 300 में भी उनके पास भाले और शील्ड थी उनकी। यहाँ डॉक्टर को बिना भाले और शील्ड के बोला जा रहा है कि निहत्ते जाके आप लड़ें कोरोना वायरस से, जो थोड़ा मुश्किल है। जबलपुर के मैं कलेक्टर साहब की भी और सीएमएचओ साहब की भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बीमारी को अभी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अपना एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, वो जूम पे और अलग अलग जरियों से शेयर करते हैं, बट आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी आईएएस में आपस में कोई इस तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसमें वो एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखें। इनफॉर्मल वे में जितना हो जा रहा है। अभी हेल्थ मिनिस्टर तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक, जो मेरी नॉलेज है। जी। मेरे हिसाब से आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो मेरी शिवराज मामा जी से एक अपील है कि मध्य प्रदेश में किसी डॉक्टर को आप हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ये कांटों का ताज है। अभी कोई बनना तो चाहेगा नहीं कोरोना के बीच में हेल्थ मिनिस्टर। अगर डॉक्टर बनेगा तो वो ये आईएएस ऑफिसर्स को ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा और इस चीज को आगे लेके जा पाएगा। और अभी हमने देखा कि आईएएस ऑफिसर्स भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर संक्रमित हो गई, उन्होंने कई और डॉक्टर्स को भी संक्रमित कर दिया। तो अगर एहतियात आईएएस ऑफिसर भी नहीं बरतेंगे तो वो भी संक्रमित हो जाएंगे। तो ना डॉक्टर इससे अछूता है, ना आईएएस ऑफिसर अछूता है। सबको इससे प्रोटेक्टेड रहना है और समझना है कि हम सब जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जिनको अगर आप खत्म कर दोगे तो ये जंग पक्का हार जाओगे। जी, नॉलेज एक्सचेंज, और अगर इस तरीके से अटैक तो किसी पर भी हो सकता है। कोरोना आकर मुझसे पूछेगा ही नहीं कि ललित प्रजापति तुम्हारे पास प्रेस कार्ड है या नहीं। डॉक्टर अग्रवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, एक सवाल तो ये, नॉलेज शेयरिंग, वो चाहे सिर्फ जबलपुर से सीखना हो, वो बाकी देशों से सीखना हो, या केरल ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं दोनों जगह, सोशल और टेक्निकल, उनसे सीखना हो। एक बात टैलेंट नॉलेज एक्सचेंज की बात। दूसरा सवाल लक्षणों को लेकर, जैसे अभी बीच में एक खबर बहुत चली कि साहब वो एक एक्सरे लिया गया है, उस एक्सरे कोरोना पीड़ित का एक्सरे लिया गया है, उससे कुछ नई जानकारियां मिली हैं। क्या ये जानकारियां आईएमए की तरफ से या जो मेडिकल की अलग अलग संस्थाएं उनकी तरफ से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, शेयर की जाती हैं? सर, डॉक्टर अग्रवाल। सबसे पहले नॉलेज शेयर वाली जो बात है या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने वाली जो बात है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। जितनी तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उतनी तेजी से हम अडप्ट नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज आप जब इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कोरोना वायरस को लेके। किसी कंट्री ने ये किया, किसी देश ने ये किया, किसी प्रदेश ने ये किया, किसी शहर ने ये किया, लेकिन सबके अपने अपने प्रोटोकॉल हैं, सबने अपने अपने तरीके से किया है। जो चीज यूएस कर रहा है वो हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, ये जरूरी नहीं है। तो ये एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन जो सेंटर की तरफ से आना चाहिए, वो एक मैंडेटरी है कि किस प्रकार से लॉकडाउन किया जाए और उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं एज ए इंडिविजुअल शहर या एज ए इंडिविजुअल शहर का कलेक्टर कोई अगर किसी चीज को प्रूफ कर देता है तो उसको या तो नेशनल लेवल पे एक्रेडिटेशन मिले या उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिले। एज ए ह्यूमन बीइंग हम इतनी तेजी से अडप्ट नहीं हो पाते जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो ये तो पॉलिसी मेकिंग प्रोटोकॉल है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आना चाहिए। जहां तक एक्सरेज या जो भी बातें हैं, मेडिकली बातें हैं कि किस प्रकार से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, आज की तारीख में हमारे ग्रुप में, डॉक्टर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप में दिन में 10 गाइडलाइन हमारे पास आती है। जॉन हॉपकिंस की गाइडलाइन ये आ रही है, मेयो क्लिनिक की गाइडलाइन ये आ रही है, क्लीवलैंड क्लिनिक की गाइडलाइन ये आ रही है। तो अलग अलग जगह सब कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और किसी भी एक्सपीरियंस की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसमें होता क्या है, जब कभी अलग अलग चीजें, अलग अलग प्रोटोकॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हो चाहे वो डॉक्टर के पास हो, वो एक कंफ्यूजन के माहौल क्रिएट होता है और उसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स आइडेंटिफाई करके एक ही सोर्स को फॉलो किया जाए, वो इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंट इंडिया में आईसीएमआर है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मैं समझता हूं इन दोनों के अलावा किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस आती है
तो उसे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज है यूनाइटेड खड़े होने के लिए, और जो यूनियन है उसका एक लीडर हो, अलग अलग लीडर की जरूरत नहीं है अभी हमें। जी जी जी, एक जगह से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आज हम डॉक्टर्स से लगातार चर्चा कर रहे हैं, और दोनों, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, सोशल क्वेश्चन भी हैं, टेक्निकल सवाल भी हैं, बहुत आसान शब्दों में। इतना तय है कि आपका जो डर रहा होगा आइसोलेशन को लेकर, क्वारंटाइन को लेकर, कि पता नहीं कहां उठा के ले जाके किसी सफेद कलर की काल कोठरी में आपको डाल दिया जाएगा, वो आपका खत्म हो गया होगा। ऐसे ही आपको धीरे धीरे चीजों को समझना है, डरना नहीं है, लड़ना जरूर है। आप सभी प्लीज हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी यह चर्चा लगातार जारी रहेगी और दिलचस्प जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। तो लगातार ये खास चर्चा हमारी जारी है। भगवान तेरा ही आसरा, धरती का भगवान हम जिन्हें कहते हैं, धन्वंतरी की कसम का हम जिक्र करते हैं। इससे पहले कई बार हमने तमाम तरह के आरोप उन पर लगाए होंगे, पर आज की डेट में सभी को यह पता है, बचाएगा तो वही सफेद एप्रन पहनने वाला, जिसे आमतौर पर डॉक्टर कहा जाता है। इसके पास पहुंच के आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं आपकी। डॉक्टर गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर पांडे। वक्त भी थोड़ा सा कम है। डॉक्टर गुप्ता, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा, और हम शुरुआत में जैसे हमने ये खबरें दिखाई कि साहब बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है, और उसके बाद अचानक से ये सिम्टम बदल गए। मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो इसका शिकार बने हैं वो यंगस्टर्स हैं। तो क्या ये बहुत तेजी से अपनी संरचना भी बदल रहा है, या जिसे शब्द कहना चाहिए म्यूटेंट काइंड ऑफ थिंग है इसके साथ, सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में 85% से कुछ अधिक मरीज यंग एज ग्रुप के हैं। ये बात अब सामने आई है कि जो बुजुर्ग हैं, या जो पहले से बीमारी से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं, या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको ये कोरोना का संक्रमण ज्यादा ग्रसित कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना का इन्फेक्शन दिख रहा है, वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। तो हो सकता है म्यूटेशन आया हो, अलग अलग वर्गों में लक्षण अलग अलग देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ मरीज जो आए, उनको सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में लक्षण ही नहीं थे, उनको संदेह के आधार पर उनके सैंपल लिए गए और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मुझे लगता है, जैसा डॉक्टर गिरीश कह रहे थे, बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमको अपने अलग मेथोडोलॉजी विकसित करनी होगी कोरोना संक्रमित मरीजों को पहचान करने के लिए। तो मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि भारतीय एक्सपीरियंस को जब तक हम यूज नहीं करेंगे पूरी तरह, तब तक हम कोरोना संक्रमण से लड़ने में पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है, जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो इकट्ठा बैठकर इसकी स्ट्रेटेजी डेवलप करें, और समय समय पर जरूरत पड़ने पे इसको चेंज भी करें, ताकि किसी प्रकार के भ्रम में हम लोग न रहें कि मरीज में लक्षण किस प्रकार के हैं। अभी एक सिम्टम आया जिसमें बताया गया कि डॉक्टर को लॉस ऑफ स्मेल था, खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए बॉम्बे में उस डॉक्टर को कोरोना संक्रमण के लिए स्वाब टेस्ट लिया गया और वो पॉजिटिव पाई गई। तो इस प्रकार की चीजें जो आ रही है, वो हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन के आधार पर यदि मरीजों की जांच होगी, तो मुझे लगता है कि समाज में जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर घूम रहे हैं, उनको हमें जल्दी इलाज देने में सफलता मिलेगी। जी जी, बीच में मतिभ्रम जैसी स्थितियां भी इसके लक्षण के तौर पर सामने आई। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद फिर आपके पास आएंगे। बहुत शॉर्ट में डॉक्टर पांडे और डॉक्टर गुप्ता से हम डॉक्टर अग्रवाल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है और तमाम पहलुओं पर बातचीत हम कर रहे हैं। दुआ से लेकर दवा तक को हमने कवर करने की कोशिश की है। मौलवी साहब से भी हमने चर्चा की। इन सबके बीच डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ लगातार बने, डॉक्टर पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर पांडे, एक अपील के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, बीच में इस तरीके की खबर आई कि ट्रीटमेंट में, ये मेरा ख्याल राजस्थान या जयपुर से आई थी, रेट्रोवायरल टेक्निक का इस्तेमाल, इसमें HIV और 2 और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा था। सवाल मेरा ये कि क्या सर दवा अभी बहुत दूर है? वैक्सीन से आया था, जो जयपुर से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आया था,
ये ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पहली बार वुहान में टेस्ट किया गया था, जहाँ पे 2 एंटी रिट्रोवायरल ड्रग मतलब HIV में जो दवाइयां काम आती है, उसके साथ एक स्वाइन फ्लू की जो दवाई काम आती है और एक मलेरिया की जो दवा काम आती है। इन चारों दवाओं के मिश्रण को उन्होंने ट्राई किया था वुहान में। तो वहां पे भी कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स जयपुर से भी आई थी। अभी तक कोरोना के लिए हमारे पास ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है, लेकिन ह्यूमन ट्रायल होते होते ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन का इतनी जल्दी ह्यूमन ट्रायल जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। हर जगह सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जा रहा है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आप उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, या जिस प्रकार से अभी ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डिमांड की है और उसके बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इंडिया से वहां एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दबा दबा के रखा हुआ है जी। अभी तक कोई भी एक डेफिनेटिव एविडेंस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की तरफ की यूटिलिटी की नहीं है, लेकिन उसे दबा कर रख लिया गया। ठीक, जी मैं रोक रहा हूं आपको। हमारे यहाँ तो आदत है ना, राशन का सामान हम N95 ले आए, 4 किलो N95 दे दो। डॉक्टर पांडे, आपकी तरफ से एक अपील ऐसी आवाम से हो जाए तो बहुत इससे ज्यादा बेहतर समाधान का शायद कुछ नहीं होगा। डॉक्टर पांडे प्लीज। देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, ये कोरोना की जंग हम सब मिलके लड़के जीत सकते हैं। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, भीड़ में ना निकलें। आपका भगवान आपके साथ, आपके घर में भी है, आपके मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है। किसी मुगालते में ना रहें। ये कोरोना हर एक को लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, और यदि बिना एहतियात के बाहर निकले या झुंड में बाहर निकले तो लगेगा जरूर। कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और विश्वास रखें। जी। चलिए, वक्त की बहुत कमी है। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सब गांठ बांध कर रख लें, दुआएं चाहे किसी की भी हो, दवाएं इन्हीं लोगों की आपको बचाएंगी। सवाल तो नेताओं से भी आगे किए जाते रहेंगे कि वो तो भविष्य देख ले रहे थे, फिर वो कोरोना का राहुकाल या शनिकाल क्यों नहीं देख पाए। ये सवाल बात के हैं, इन पर बाद में चर्चा करेंगे। कोशिश हमारी यही रही कि आप समाधान पर चिंतन करें, समस्या पर बिल्कुल ना करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, संयमित रहें। मजबूरी में बाहर भी जाना पड़े तो सिर्फ नमस्ते कहें। नमस्कार।